हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो क्लास है ये ओनली हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से क्लास डालूंगा। क्लियर है ये चीज़? तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्लास अवेलेबल है। इसके आगे जो एक दो क्लास और आएंगी 8th एक्सरसाइज की, वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए होंगी। क्लियर है ये चीज़? आज अपन ऊंचाई एवं दूरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऊंचाई एवं दूरी के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले करवाई है। 6th एक्सरसाइज और 7th एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की मैंने कंप्लीट करवा दी है। वो वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। आज अपन 8th एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अपन एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो आप ये एक्सरसाइज को इतना हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, अगर आपको आने लग गई तो आपके लिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज बन जाएगी। क्लियर है? सारे क्वेश्चन सेम होते हैं इसके अंदर, कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर अपन बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, इनको अच्छे से समझो। और आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। शुरुआत के अंदर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें। नई चीज़ें हैं आपके लिए, ये सब कुछ, ये जो चीज़ें आएंगी आपके लिए फर्स्ट टाइम आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आपको सीखना चाहिए एक छोटे बच्चे से। जब अपने घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जैसे ही अपन सब लोग उसके सामने जाते हैं तो वो देख आके खोलते, ये थोड़ी बोलता है अरे इतने सारे लोग कौन है ये, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। वो तो ऐसे सोचेगा तो मर जाएगा वापस। लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, साल 2 साल के अंदर वो जानने लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये भैया हैं। तो इसी तरीके से आपको भी उस बच्चे की तरह बनना है कि ऐसे देखते ही नहीं बोलना अरे ये सर ने क्या बता दिया, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। 2 क्वेश्चन करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी और आप अच्छे से इस 8th एक्सरसाइज को लास्ट में, जब अपना लास्ट वीडियो आएगा इस एक्सरसाइज का, सेकंड वीडियो मैं उसमें कंप्लीट करवा दूंगा 2 वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में जब आप लास्ट क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान लगा के, मन लगा के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको फॉर्मूला कॉपी में लिखो, याद करो और अच्छे से समझो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, या आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? शर्माना नहीं है किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए, आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो बहुत ही ईजीली एकदम। क्लियर है? तो आज समझते हैं अपन 8th एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के अंदर समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जब मैं आपको ज्योमेट्री करवाऊंगा, क्षेत्र ज्यामिति करवाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको सभी त्रिभुज करवाऊंगा। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। इस चैप्टर के अंदर ओनली आपके समकोण त्रिभुज काम आएगा, इसलिए मैं आपको ओनली समकोण त्रिभुज बता रहा हूं। तो समकोण त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कहाँ कहाँ काम आता है, वो सब चीजें ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है समकोण। सम का मतलब 90 डिग्री, कोण मतलब जो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। यानी एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। ये अपने पास कोई भी एक त्रिभुज है ABC, इसमें अगर मैं ये कोण 90 डिग्री ले लूं तो कोई भी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री हो तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन लिख लेना कि किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है। अब इसके अंदर जो समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं आधार और इस भुजा को बोलते हैं लंब। लेकिन आधार और लंब आपस में चेंज भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आधार हो।
और ये जरूरी नहीं हमेशा लंब हो, ये किस हिसाब से लंब और आधार चूज किए जाते हैं। अपने को अगर ये वाला कोण दिया हुआ है, इस 90 डिग्री के अलावा इन दोनों में से अपने को जो भी कोण दिया हुआ होगा उसके सामने वाला लंब होता है। अगर मुझे ये वाला कोण दिया है तो इसके सामने वाला लंब होगा, और अगर मुझे ये वाला कोण दिया है, अगर मेरे को ये वाला कोण न देकर ये वाला कोण दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन लंब कौन सा लेंगे फिर, इसके सामने वाला, यानी ये लंब हो जाएगा, और अगर ये लंब तो ये आधार। सबसे बड़ी भुजा तो फिक्स है कर्ण, लेकिन इसके अलावा बचती हैं दो भुजाएं, दोनों भुजाओं में आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, ये ध्यान से सुनना। जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। अगर ये थीटा दिया हुआ है ये वाला और इसको आधार बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब होगा, और जो तीसरी भुजा बचेगी उसको अपन क्या बोल देंगे, आधार। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिख लेना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। उसके बाद में जो कोण दिया गया है किसके अलावा, 90 डिग्री के अलावा, ये तो फिक्स है, ये तो दिया हुआ होगा ही, इस ये 90 डिग्री दिया है इसीलिए तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये कोण तो दिया हुआ है, इसके अलावा इन दोनों में से जो भी कोण अपने को दिया हुआ होगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा। तो जो कोण दिया गया हो उसके सामने की भुजा या सम्मुख भुजा बोल सकते हो, सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, हमेशा लंब होती है। ये पॉइंट समझ में आया। इसके आगे लिख लेना, 90 डिग्री के अलावा जो कोण दिया हुआ होगा उसके सामने की भुजा, जो कोण दिया हुआ होगा उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसके बाद आपको नोट डाउन करना है। अब पता चल गया कर्ण कौन सी होगी, आधार कौन सी होगी और लंब कौन सी होगी, ये डिसाइड कर लोगे। अब बात उठती है कि अगर लंब, कर्ण और आधार इनमें से मेरे को क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो भुजाओं की वैल्यू दे दे और तीसरी भुजा मुझे ज्ञात करनी हो, जैसे ये भुजा दे दी मेरे को 5 सेंटीमीटर और ये भुजा दे दी मेरे को 3 सेंटीमीटर, तो मेरे को बताओ AC की लंबाई क्या होगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि वो अपने को दो भुजाओं की लंबाई दे दे और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हमेशा अपन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कब लागू की जाती है। पाइथागोरस प्रमेय तब लागू की जाती है जब अपने को दो भुजाओं की लंबाई दे दे और तीसरी भुजा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी हो। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, जब समकोण त्रिभुज में कोई भी दो दे सकता है, ये दो दे दे, ये दो दे दे, ये दो दे दे, कोई भी दो भुजाओं की लंबाई देकर तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। तो हमेशा क्या काम में लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उस पर नजर डालते हैं। ये आपने पढ़ी भी होगी पहले, अगर आपकी पढ़ी हुई है तो पहले सोचना है। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास होती है कर्ण स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जब मैं आपको समरूपता करवाऊंगा तो ये वाली थ्योरम मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा, समरूपता के द्वारा आपको पाइथागोरस प्रमेय प्रूव भी करवाऊंगा, लेकिन वो अपन देखेंगे 11th एक्सरसाइज समरूपता के अंदर। अभी यहाँ ध्यान दो, इसको अपन ने ये थीटा के सामने वाला तो क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगी, लेकिन ये आपके किसी भी क्वेश्चन में आगे किसी भी चैप्टर के अंदर ये काम आ सकती है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगी। समकोण त्रिभुज में क्यों लगेगी? क्योंकि इसी में लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज में ही होते हैं ओनली, इसलिए है ये हमेशा जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ये ओनली किस में लगती है समकोण त्रिभुज में। अब अपन ने समकोण त्रिभुज की बात करी थी तो ये बताना जरूरी था। अब बात उठती है ट्रिग्नोमेट्री की कि सर आपने बोला था इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी काम आएगी समकोण त्रिभुज में, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्री वो भी हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। कैसे लागू होती है, कब लागू होती है, उस पर नजर डालते हैं। ये आप कॉपी कर लो अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करें कि अगर अपने को ये भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर और ये एंगल की वैल्यू दे दी 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कर्ण की वैल्यू बताओ, या मैं आपसे पूछूं लंब की वैल्यू बताओ, तो अब अपन किसकी हेल्प लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में अपने को जब भी दो भुजाएं देकर तीसरी ज्ञात करनी हो, दो भुजाओं की वैल्यू देकर तीसरी ज्ञात करनी हो, तब तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और जब ओनली एक भुजा की लंबाई दे दे और कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक कोण की वैल्यू दे दे तो अपन क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि अपन को पाइथागोरस प्रमेय कब अप्लाई करनी है। दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में कब लगानी है। क्लियर है? तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जितना अपन ने पढ़ा है उसका रिकैप दे देता हूँ। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको अपन कर्ण बोलते हैं, उसके अलावा जो कोण दिया हुआ है उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और जो तीसरी भुजा बची वो आधार बन जाएगी। अपना तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट अपने पास था कि जो अगर अपने को कोई भी दो भुजाओं की वैल्यू देकर तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी हो तो हमेशा अपन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। इसके आगे अब पॉइंट और क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट कि जब अपने को किसी भी एक भुजा की लंबाई दे दे ओनली और एक कोण की वैल्यू दे दे तो अपने को बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी हो तो अपन क्या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है जब समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा की लंबाई तथा कोई एक कोण दिया हो 90 डिग्री के अलावा, ये याद रखना, ये तो फिक्स है ही, इसको तो अपने को देखना ही नहीं है। इन दोनों में अपने को बात करनी है कि अगर अपने को कोई भी एक भुजा की लंबाई दे दे और कोई भी एक कोण दे दे, कोण दिया हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ये एक ही भुजा की लंबाई दी है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, और दूसरी भुजा लंबी हो सकती है और कर्ण भी हो सकती है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री
या त्रिकोणमिति लिख लेना हिंदी में, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे या काम में लेंगे। यहाँ से आपका 8th चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर जब भी अपने को दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तब तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद में आता है कि समकोण त्रिभुज में अगर अपने को ओनली एक भुजा दे दे तो फिर अपने को एक कोण भी दिया हुआ होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में कोण की कोई जरूरत नहीं होती, अपने को ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एक कोण की जरूरत पड़ेगी और कोई भी एक भुजा की लंबाई दी हुई होनी चाहिए, तो अपन बाकी दोनों में से किसी भी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब वो ज्ञात कैसे करेंगे? यहाँ से आपका 8th चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लियर है? यहाँ तक मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताया हूँ, समकोण त्रिभुज में अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वीडियो को एक बार शुरू से एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा पीछे करके एक बार वापस से देख लिया करो। ये है अपने पास समकोण त्रिभुज ABC, जिसके अंदर ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा अपने पास आधार और ये हो जाएगी तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब अपने को एक वर्ड याद रखना है, LAL, लाल बटा कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो ओनली हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से देखें। आपको ये वर्ड याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। इस वर्ड में आपको पता चलेगा कि ये जो पहला L बटा K है, ये होता है साइन थीटा। यहाँ से आपके 8th चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, ध्यान से देखना। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है कोस थीटा। तीसरा जो पेयर है वो बनता है अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 6th एक्सरसाइज कोट थीटा। 6th एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको अच्छे से। तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहीं से आपके सारे फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे। आपको बोलना है साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। कोस थीटा बराबर बोलो क्या होगा? आधार बटा कर्ण। A का मतलब तो आधार और K का मतलब कर्ण। तीसरा बनता है अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। L का मतलब तो लंब और A का मतलब आधार। अब टेन का उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोट थीटा की। यानी कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। A का मतलब तो आधार, L का मतलब लंब। क्लियर है? इसके बाद में आता है अपने पास कोस का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपने पास? कर्ण बटा आधार। तो K का मतलब तो कर्ण और A का मतलब आधार। और जो लास्ट अपने पास बचता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपने पास? कर्ण बटा लंब। यानी K का मतलब तो कर्ण और L का मतलब लंब। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको ये तीन भी ध्यान होते हैं तो आपको इन तीनों की जरूरत वैसे पड़ने वाली नहीं है। आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा से आपका इस एक्सरसाइज में काम हो जाएगा। तो आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का के अंदर जो L बटा K है वो होता है साइन थीटा, A बटा K होता है कोस थीटा और L बटा A होता है टेन थीटा। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण।
क्लियर है ये सभी फॉर्मूलाज, इनको आप फॉर्मूला कॉपी में अच्छे से उतारो। यही आपके 8th चैप्टर को कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं अपन कुछ आगे के पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उन्नयन कोण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। उन्नयन कोण ध्यान से समझना। और दूसरा होता है अवनमन कोण। ये दो कोण अपने पास होते हैं, ध्यान से समझना इनको। ये अपने पास ए बी कोई मकान है, ये मकान की जो नींव है वो जमीन पर होगी, तो ये अपने पास जमीन है। तो ये जो मकान है इसकी छत कहाँ पर है, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर कोई भी एक इंसान खड़ा है, मान लो मैं ही खड़ा हूं, तो ए बिंदु पर कोई इंसान खड़ा है, वो अगर सीधा देखेगा तो उसकी नजर ऐसे सीधी जाएगी एकदम। ये जमीन है, ये मकान है, मैं खड़ा हूं मकान की छत पर, इस छत से मैं सीधा देख रहा हूं यहां। अब ऊपर है बादल, यहां पर बादल है। अब मेरे को यहां से बादल देखना है, तो मैं कहां देखूंगा, सीधे से ऊपर देखना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां सीधे से जितना मैंने ऊपर देखा बादल को देखने के लिए, उससे बनने वाला कोण कैसा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। मतलब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो सीधा देखना है। सीधा देखने के बाद किसी भी चीज को अगर देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है, तो सीधे से जितना ऊपर देखने के लिए जो कोण बन रहा है, सीधे से जितना ऊपर देखने के लिए कोण बन रहा है, वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। अब मुझे जमीन देखनी है, जमीन पे मान लो यहां पर कोई गाड़ी आ रही है, ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी को देखना है मुझे। तो बताओ सीधे से, पहले तो सीधा देखेंगे अपन, सीधे से अपने को कहां देखना पड़ेगा, गाड़ी देखने के लिए छत से नीचे देखना पड़ेगा। तो अगर सीधे से मुझे किसी भी चीज को देखने के लिए नीचे देखना पड़ रहा है, तो इस सीधी रेखा से अगर मैंने जितना नीचा देखा, वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। आपको उनके नाम से पता चल जाएगा। उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, नयन को जो है उन करो यानी ऊपर की ओर। और नमन अपन करते हैं किसी भी इंसान को, तो नीचे की ओर झुकते हैं। तो यानी अगर किसी भी चीज को देखने के लिए मेरे को नीचे देखना पड़ रहा है, तो वो जो सीधी रेखा से जो कोण बनेगा वो कहलाता है अवनमन कोण। और अगर मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है, तो सीधी रेखा से मैंने जितना ऊपर देखा उसको देखने से जो कोण बन रहा है वो कहलाता है उन्नयन कोण। तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहो, परिभाषा भी लिखना चाहो, तो उन्नयन कोण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि सीधी रेखा से किसी भी चीज को देखने के लिए जितना ऊपर देखने पर जो कोण बन रहा है वो कहलाता है उन्नयन कोण। सीधी रेखा बोल दो या क्षैतिज रेखा बोल दो। उसके बाद आप अवनमन कोण की क्या परिभाषा लिखोगे कि सीधी रेखा से किसी भी वस्तु को नीचे देखना पड़े, तो सीधी रेखा से उस नीची वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनेगा वो कहलाता है अवनमन कोण। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है इसकी, उन्नयन कोण की और अवनमन कोण की। आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा बताओ। आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण कौन सा होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा दी हुई है कि यदि कोई वस्तु आंख से, यदि कोई वस्तु यानी बादल ले ले, आंख से ऊपर हो, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, तो दृष्टि रेखा यही है, बादल को देखने के लिए यही दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। क्लियर है ये डेफिनेशन। अवनमन कोण अपने पास होता है यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो, यदि यहाँ पर अपनी आंख है, छत पे खड़े हैं अपन, यहाँ से कोई वस्तु आंख से नीचे हो, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, तो ये इसको देखने के लिए अपन को ऐसे ही देखना पड़ेगा नीचे, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है अवनमन कोण। क्लियर है ये डेफिनेशन। तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण की आप डेफिनेशन लिख लेना। और वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कौन से होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अपन एक और डेफिनेशन की ओर। ये अपना लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो ये पॉइंट ध्यान से समझना। अगर अपने पास कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं,
ये दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं। तीर का निशान बताता है कि ये एक दूसरे के समांतर है। तो अगर ये एक दूसरे के समांतर है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कट ना करें। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और कोई तीसरी रेखा है जो इनको ऐसे कट कर रही है, तो ऐसे तीसरी रेखा को जो कट कर रही है उससे जो कोण बनेंगे, ये वाले जो कोण होंगे ये हमेशा बराबर होंगे। ये हमेशा कब बराबर होंगे? जब कंडीशन दी हुई हो कि ABCD के क्या हो, समांतर। तो लिखो कि यदि AB समांतर हो किसके, CD के, तो इसको नाम दे दो आप P, इस पॉइंट को नाम दे दो आप Q। तो इस कोण को क्या नाम दोगे? अगर AB समांतर है CD के तो अपन क्या बोल देंगे कि कोण APQ इक्वल होगा किसके, PQD के। और ये कोण हमेशा बराबर होंगे और इन कोणों को क्या नाम दिया जाता है, एकांतर कोण। कौन से कोण बोला जाता है इनको? एकांतर कोण। अभी आप एकांतर कोण ही समझ लो, ये कोण मैं आपको वापस बताऊंगा जब मैं आपको ज्योमेट्री स्टार्ट करवाऊंगा। आपको मैं उस टाइम एकांतर कोण भी बताऊंगा, संगत कोण भी बताऊंगा, सारे कोण मैं आपको वापस बताऊंगा, शीर्षभूमि कोण भी समझाऊंगा, सभी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपके 8th एक्सरसाइज में काम आ रही है। क्लियर है ये चीज? तो अब आपको ध्यान देना है कि हमेशा ये दोनों कोण कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण। मतलब कहने का मतलब है अगर अपने पास ऐसे कोई जेड की आकृति बन रही है, उस जेड की आकृति में ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और कोई तीसरी रेखा ऐसे कट कर रही है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं और ये हमेशा बराबर होंगे। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन चाहें तो एक जेड की आकृति इसमें ये भी बन सकती है, ये इस तरीके से, यहां से चले अपन इस तरफ और इस तरफ, तो ये भी एक जेड टाइप की आकृति बन रही है। तो इसमें भी ये वाला कोण हमेशा इस कोण के इक्वल होगा। मतलब अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये 50 है ये 50 होगा। क्लियर है? तो ये इन दोनों कोणों को भी अपन क्या नाम देंगे, एकांतर कोण। तो अपन क्या बोलेंगे, और कौन से कोण बराबर होंगे कि एंगल BPQ किसके इक्वल होगा, BPQ। ये वाला जो कोण है ये इक्वल होगा किसके, PQC के। और इन कोणों को भी अपन क्या नाम देंगे, इन दोनों को भी एकांतर कोण। तो हमेशा ध्यान देना, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं और एकांतर कोण तब बनते हैं जब कोई भी दो रेखाएं समांतर हो और उनको तीसरी रेखा कट कर रही हो, तो अपने पास कैसे कोण बनते हैं, एकांतर कोण। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो ये भी आप लिख लो अभी। अब बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बढ़ते हैं सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ऊर्ध्वाधर खंबे, तो सबसे पहले खंबे की बात कर रहा है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि AB एक खंबा है। तो क्या लिखोगे, तो माना AB एक खंबा है। खंबे की परछाई, तो परछाई की बात कर रहा है, तो इधर अगर सूरज अपने पास इस तरफ है, ये सूरज है, तो इसकी जो छाया है वो इस तरफ पड़ेगी जमीन पे। तो अपन मान लेते हैं कि BC उसकी क्या है, छाया है, तथा BC खंबे की परछाई। ये सारी बातें उसको बतानी पड़ेंगी। BC खंबे की परछाई है। अब वापस से पढ़ो क्वेश्चन को कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे AB की परछाई BC खंबे की ऊंचाई यानी AB के बराबर है। यानी ये जो परछाई है ये खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी AB किसके बराबर है, BC के। ये तो परछाई थी, ये खंबे की ऊंचाई थी, वो उसने क्या बोला कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर खंबे की ऊंचाई h है तो खंबे की परछाई भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी कि नहीं। अगर ये x है तो ये भी x होगी। क्लियर है? ये 100 है तो ये भी, ये उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो यहाँ अगर मैं ये जमीन के ऊपर हूँ, मेरे को सूरज कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर छाया है, यहाँ से क्या सूरज, अगर अपन किसी भी मकान की छाया के अंदर जाते हैं, छाया के अंदर खड़े हैं, तो अपने को सूरज दिखाई देगा क्या, नहीं। जब अपन जैसे पीछे चलते जाएंगे, जहाँ पर छाया खत्म
जहाँ से धूप स्टार्ट वहीं पे अपने को सूरज दिख जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर छाया है, यहाँ पर सूरज दिखेगा क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचूंगा, इससे आगे धूप है, तो यहाँ से मेरे को सूरज दिखाई देगा। तो यहाँ से मेरे को सूरज को देखने के लिए एक चीज़ बताओ, ऊपर देखना पड़ रहा है कि नीचे, कि सर यहाँ अगर अपन खड़े हैं तो ऊपर ही देखना पड़ रहा है, और ऊपर देखना पड़ रहा है तो उन्नयन कोण बनता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बोल रहा है वो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य यहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये थीटा अगर अपन मान लें, तो यहाँ से अपन ने ऊपर देखा तो कितना ऊपर देखा, सबसे पहले तो यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से अपन सीधा देखेंगे, सीधे से अपन ने कितना ऊपर देखा, इतना ऊपर देखा, थीटा इतना ऊपर देखा, तो ये अपने को कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ये आसान क्वेश्चन से इतने टफ नहीं है, जैसे जैसे अपन आगे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अभी कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आ रही है तो आपको घबराना नहीं है। क्लियर है ये चीज़। अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान बनने वाले हैं आपके लिए। और अगर आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को देख के घबराते हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो ये थोड़ा ना बोलता है कि अरे इतने सारे लोग कौन हैं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। अगर वो ऐसे सोचने लग जाए तो मर जाएगा कि अरे ये कौन है, ये कौन है। लेकिन वो करता क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि ये अपनी मम्मी है, ये अपने पापा हैं, ये अपने भैया हैं। इसी तरीके से आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि देखते ही क्वेश्चन में ये क्या हो गया क्वेश्चन के अंदर, धीरे धीरे आपको देखना है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी और क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। तो ये चीज़ आपको छोटे बच्चे से समझनी है। क्लियर है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वापस से एक बार वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो कि अपने डायग्राम कैसे बनाया है। क्लियर है ये चीज़। तो ये अपने को यहाँ से, अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ से सूरज को देखने के लिए उन्नयन कोण थीटा है, तो अपने को ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्लियर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। सबसे पहले तो आपको ये लाइनें लिखना जरूरी है, ये आप जरूर लिखना। इसके बाद अब आपको देखना है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, अब ये समकोण त्रिभुज कैसे बना कि ये जो खंबा है ये जमीन से सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये तो क्या, ये कोण अपने को ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाला तो क्या हो गया, लंब। ये लंब हो गया तो तीसरी भुजा क्या हो गई, आधार। और अपने को लंब और आधार काम आ रहा है, तो लाल बट्टा कक्का में आपको देखना है कि लंब और आधार कहाँ काम आ रहा है। लंब और आधार tan थीटा में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये tan थीटा होता था अपना, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आप ध्यान रखना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वो एक भुजा खुद देगा और एक अपने को ज्ञात करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर तो अपने को थीटा ज्ञात करना है, लेकिन अगर अपने को यहाँ से चूज कैसे करेंगे कि अपन साइन थीटा लें, कोस थीटा लें कि टेन थीटा लें, ये कैसे चूज करें। काफ़ी बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन होता है, सर हमको ये पता नहीं चल पाता कि साइन थीटा कब लें, कोस थीटा कब लें, टेन थीटा कब लें। तो ध्यान से समझना कि अपने को एक तो लंब काम आ रहा है और एक आधार काम आ रहा है। तो लाल बट्टा कक्का में देखो लंब और आधार कहाँ पर मिल रहे हैं अपने को, तो अपने को लंब बटा आधार कहाँ मिल रहा है, टेन थीटा के अंदर। लंब और आधार टेन थीटा में मिल रहे हैं, यानी अपने को टेन थीटा अप्लाई करना है। अब बोले तो सर ये तो कोट थीटा में भी अप्लाई हो सकता है, आधार बटा लंब, आधार और लंब कोट थीटा में भी अप्लाई करना है, तो कोट थीटा भी आप अप्लाई कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो tan थीटा इजिकल्स टू अपने को थीटा का मान निकालना है। tan ही क्यों लिया पता चल गया ना ये चीज, क्यों, क्योंकि अपने को आधार और लंब काम आ रहा है। कर्ण की तो ना क्वेश्चन में बात करी, ना उसने पूछा है, ना अपने को कोई मतलब ही नहीं है कर्ण से। तो अपने को मतलब किससे है, आधार और लंब से। तो यहाँ पर लाल बट्टा कक्का में आपको देखना है कि आधार और लंब कहाँ काम आ रहे हैं। तो आधार और लंब या लंब और आधार tan थीटा में काम आ रहे हैं। आप कोट थीटा भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कोट थीटा क्या बन जाएगा, आधार बटा लंब। क्लियर है ये चीज। तो यहां से अगर अपन tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब तो कितना है h और आधार भी कितना है h। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा अपने पास 1। tan में 1 कितने का मान होता है, 45 का। tan 45 का मान 1 होता है। 6th एक्सरसाइज में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, वहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूं। ऐसा अपन ने क्यों किया, ताकि tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री।
क्लियर है ये चीज़। तो यानी ये थीटा यानी ये कोण कितना आ गया अपना 45 डिग्री, उन्नयन कोण की वैल्यू आ गई अपने पास 45 डिग्री, और यही उसने अपन से पूछी थी। तो ये क्वेश्चन आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अपन धीरे धीरे करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर करना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार करो, जब तक आपकी कोई भी क्वेरी क्लियर ना हो जाए तब तक बार बार करो उस क्वेश्चन को, 2 बार 3 बार 4 बार। फिर आप जब तक इसको बिना देखे ना करने लग जाओ तब तक आप इसको करो, और जैसे आपने बिना देखे इस क्वेश्चन को कर लिया फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ। क्लियर है ये चीज़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यदि एक मीनार, तो ए बी अपन क्या मान ले, एक मीनार, तो माना ए बी एक मीनार है। तो सबसे पहले यदि एक मीनार ए बी के पाद से, पाद यानी बी से 100 मीटर दूरी, यानी यहाँ से अपन कितनी दूरी चलेंगे 100 मीटर, जहाँ पर क्या पॉइंट है सी पॉइंट। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का, उस बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, ये जो उन्नयन कोण है ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी h ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना ए बी मीनार है तथा बी सी 100 मीटर दी हुई है, वह एक लाइन और लिख लेना, माना मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल्स टू h मीटर है। तो अपन ने h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखना, अब आपको जवाब देना है लाल बट्टा कक्का के अंदर। यहां देखो क्या क्या काम आ रहा है, एक तो आधार काम आ रहा है और एक लंब काम आ रहा है। तो आधार और लंब किस में काम आते हैं, या लंब और आधार किस में काम आते हैं, tan थीटा के अंदर। आप कोट भी लगा सकते हो, अगर आप आधार बटा लंब लगाओगे तो आप कोट थीटा भी अप्लाई कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। अपन tan थीटा अप्लाई करें यानी लंब बटा आधार अपन अप्लाई करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें 60 डिग्री, लंब की वैल्यू अपने को h है ज्ञात करनी है, और आधार की वैल्यू कितनी है 100। tan 60 की वैल्यू आप टेबल से देखोगे तो वो होती है √3 बराबर h बटा 100। ये 100 भाग में है तो इधर आकर किस में आ जाएगा, गुणा में, यानी 100√3 बराबर h, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 100 गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये आपको याद होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ इधर साइड में। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये दोनों वैल्यूज आप याद रखना, ये दोनों वैल्यूज यहाँ बहुत काम आने वाली है। तो अपन ने √3 की वैल्यू रख दी 1.732। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो के बाद वापस से पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना मीटर आ जाएगा 173.2 मीटर अपना आंसर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है 173.2 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से डायग्राम बनाओ, ये सारी थ्योरी लिखो और आपको चूज करो कि आपको साइन थीटा, अगर मान लो ये कर्ण काम में आता, लंब काम में आता तब साइन थीटा लगाते, अगर अपने को आधार और कर्ण काम आता तो कोस थीटा लगाते, और लंब और आधार काम आता है तो अपन tan थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लंब और आधार काम आ रहे हैं तो अपन ने tan थीटा लगाया, tan थीटा में लंब और आधार की अपन ने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट कर दी, h बराबर हो गया 100√3 और √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.732 और अपना क्या आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज़। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कर लोगे ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और वापस से एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 173.2 मीटर। तो h की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे इजीली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3।
इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो एक 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार है उसके सहारे लगी हुई है। तो ये तो सीधी होगी दीवार। तो माना ए बी एक दीवार है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो ये एक सीढ़ी है जो दीवार के शिखर तक पहुंच रही है। अभी जो सीढ़ी है इसका दूसरा सिरा जमीन पे होगा और ये बिल्डिंग का भी जो नीचे का सिरा वो जमीन पे होगा। तो ये जमीन हो गई। तो सीढ़ी की लंबाई अपने को कितनी दी है, ऐसी सीढ़ी है उसकी लंबाई अपने को दे दी 15 मीटर, शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो सीढ़ी है ये दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को कि यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये सीढ़ी है और ये दीवार है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ए बी एच अपने को ज्ञात करनी है। ये वाला कोण मत कर देना 60, ये तो जमीन और सीढ़ी के बीच का है। तो ये जमीन और सीढ़ी के बीच का नहीं दिया, इसने सीढ़ी और दीवार के बीच का दिया है। तो सीढ़ी और दीवार तो यहीं पर है, जो कोण कितना है, 60 डिग्री। अब आप इसको आगे क्या लिखोगे कि माना ए बी एक दीवार है तथा AC सीढ़ी है जिसकी लंबाई अपने को कितनी दी है, 15 मीटर है। और लास्ट में क्या लिख दोगे, तथा माना दीवार की ऊंचाई कितनी है। जो अपने को ज्ञात करना हो उसको h मान लिया करो, x मान लिया करो, कुछ भी मान लिया करो। तो माना ये क्या पूछा उसने, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना दीवार की ऊंचाई क्या है, h है, यानी अपने को h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप इसमें बताओ मुझे कि क्या क्या काम आ रहा है इस समकोण त्रिभुज में। लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से क्या क्या काम आ रहा है, सोचो। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन यहीं पर इंपॉर्टेंट बनेगा। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो एक तो कर्ण अपने को दे रखा है, तो एक तो कर्ण काम आएगा लाल बट्टा कक्का के अंदर। तो एक तो कर्ण काम आ रहा है, दूसरा क्या काम आ रहा है, लंब नहीं। यहीं पर बच्चे गलती करेंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये लंब नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत के अंदर ही कि जो कोण अपने को दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री जो दिया हुआ है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। और अगर ये लंब हो गई तो ये बची हुई तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो अब अपने को इस त्रिभुज में क्या क्या काम आ रहा है, एक तो कर्ण काम आ रहा है और एक आधार काम आ रहा है। तो वहां नजर डालो, आधार और कर्ण किस में काम आते हैं, आधार और कर्ण किस में काम आते हैं, देखो कोस थीटा के अंदर। तो यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे अपन, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें आधार और कर्ण काम आ रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार ये है, आधार है अपने पास h, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर। इसको सोल्व कर लोगे बस। यहाँ पहुँच गए तो आगे तो सोल्व करना है बस इसको इजीली। तो आपको बस ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आपके 3 नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन समझना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, और आपको लाल बटा कक्का में देखना है कि मेरे को साइन थीटा अप्लाई करना है कि कोस थीटा अप्लाई करना है कि टेन थीटा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू आप और डालोगे तो कोस 60 होता है अपने पास 1/2 h/50। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना में तो हो जाएगा h, और यहाँ हो जाएगा 15 गुना 1 यानी 15, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है तो उधर आकर किसमें आ जाएगा, भाग में, यानी 15/2। यानी h की क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, h आ जाएगा अपने पास 15/2 यानी 7.5 मीटर। यानी बताओ दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, दीवार की ऊंचाई h जो थी वो कितनी आ गई, 7.5 मीटर। और वही उसने पूछा था कि नहीं, तो ये अपना आंसर।
क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। जैसे जैसे इनकी ABCD समझ में आने लगेगी वैसे वैसे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो सबसे पहले एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी दी है 10 मीटर। आप वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को देखकर आप खुद डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, फिर आपको चेक करना है कि मैंने डायग्राम सही बनाया है कि नहीं। ये बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे आपको समझ में आने लग जाएंगे कि अपने को किस टाइप से डायग्राम बनाना है, तो वीडियो को पॉज किया करो और खुद डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। तो देखो 10 मीटर ऊंची मीनार के, तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये शिखर हो गया, यहाँ से पृथ्वी पर, तो ये अपने पास एक पृथ्वी है, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, ये अपन बिंदु मान लेते हैं। अवनमन कोण, तो यहाँ से इस बिंदु का अवनमन कोण, तो अपन यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ खड़े हैं, तो ये बिंदु देखने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ेगा, और नीचे देखना पड़ेगा तो सबसे पहले तो अपन सीधा देखेंगे, सीधा देखेंगे। अब सीधे से अपन को जितना नीचे देखना पड़ेगा वही तो अवनमन कोण होता है। तो यहाँ से अपन ने जितना नीचे देखा ये तो अवनमन कोण होगा। याद रखो कि सबसे पहले आप सीधे देखो, सीधे से अगर नीचे देखना पड़ रहा है तो अवनमन कोण, अगर ऊपर देखना पड़ रहा है तो उन्नयन कोण। तो अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अपन ने नीचे देखा, तो कितना नीचे देखा, सीधे से कितना नीचे देखा, ये बता रहा आपको 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार से, तो ये बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो, यानी ये दूरी अगर अपन x मान लें, ये पॉइंट अपन C मान लें, तो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि 10 मीटर ऊंची मीनार, तो सबसे पहले 10 मीटर ऊंची मीनार ले ली, के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है जिसका अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो अपन ने वो दूरी क्या मान ली x, तो बिंदु की दीवार के आधार से दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया? अब आपको समझना क्या है इस डायग्राम के अंदर कि ये जो मेरे पास रेखा है इसको नाम दे दो D, कि जो AD रेखा है ये BC के समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इनको तीसरी रेखा ऐसे कट कर रही है और ये कट कर रही है, तो ये दोनों कोण कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण, जो कि मैं बता चुका हूं पहले। तो अगर एकांतर कोण में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है कि नहीं, यानी ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो अब आगे आप ध्यान दो कि सबसे पहले तो क्या लिखोगे कि माना AB 10 मीटर ऊंचाई की एक दीवार है तथा जमीन पर एक बिंदु C है जिसका अवनमन कोण, जिसका बिंदु A बोल दो या दीवार का शिखर बोल दो, मीनार का शिखर बोल दो, जिसका मीनार के शिखर से अवनमन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। लिख लोगे ये लैंग्वेज, ये आपको लिखकर बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप इसमें ध्यान दोगे और इसमें ये बोल देना कि माना, यहां बता देता हूं कि माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु C की मीनार के जो आधार है उससे दूरी कितनी है x। तो माना मीनार के आधार से बिंदु की दूरी कितनी है, बिंदु की दूरी क्या है x मीटर है। लिख लोगे ये लैंग्वेज। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर आना है। अब आप इसमें ध्यान दो। अच्छा, इसमें यह भी बता देना कि ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, एकांतर कोण। यहाँ पर बता देना चूंकि AD जो है वो समांतर है किसके, BC के, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल DAC
बराबर होगा किसके, ए सी बी के, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, यानी दोनों कोण कितने के होंगे 30 डिग्री के। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो है दीवार, ये जमीन के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और ए बी सी समकोण त्रिभुज में आपको ये कोण दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये तीसरी भुजा आधार। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या काम आ रहा है, एक तो लंब काम आ रहा है और एक आधार काम आ रहा है। तो लंब और आधार लाल बट्टा कक्का में देखोगे, लिख लेना आप साइड में लाल बट्टा कक्का। चलो मैं बता देता हूं, लाल बट्टा कक्का में आप नजर डालोगे तो लंब और आधार किस में काम आता है, देखो उधर, लंब और आधार काम आता है tan थीटा में, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री, यानी tan 30 इक्वल्स टू लंब तो कितना है 10 मीटर बटे में आधार कितना है x मीटर, और tan 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√3 इक्वल्स टू tan अपॉन x। जब अपन वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, tan को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan√3। यहाँ पर अपन √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, tan इंटू 1.732। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो लगेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचेंगे, वापस 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे, तो अपने पास x की क्या वैल्यू आएगी, अपने पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 17.32 मीटर। कर लोगे ये तो सोल्व। तो यानी मैं आपसे पूछूं कि जो दीवार का जो पाद था उसके, यानी जो जमीन उसकी नींव थी, उससे उस बिंदु की दूरी क्या हुई, तो आप क्या जवाब दोगे 17.32। और यही अपन से उसने पूछा था कि आधार से दूरी ज्ञात करो, तो कितनी आ गई 17.32, यही अपना आंसर। तो बस आपको डायग्राम बनाना है, लैंग्वेज लिखनी है, और आपको लाल बट्टा कक्का अप्लाई कर देना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ो इसको, कि एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी है, तो अपन ये नदी मान लेते हैं ए बी। इसको अगर पार करना है तो पुल कुछ इस तरीके से पुल होता है, यहाँ से चढ़ते हैं और इधर उतर जाते हैं नदी के दूसरे तट पे। ये 2 नदी के तट है ए और बी, इस तट से पुल स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ पुल खत्म हो जाता है। तो ये जो पुल है, एक नदी के ऊपर एक पुल, तो ये पुल है नदी के तट के साथ, नदी के तट के साथ कितने डिग्री का, तो अपन इसको क्या है थोड़ा सा ऐसे गोल ना मानते हुए अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं त्रिभुजाकार। ये एक पुल है इस तरीके से, इसका मिड पॉइंट क्या है पुल का, सी, बीच का पॉइंट। इस तरीके से ये पुल ऊपर जाके इधर दूसरी तरफ नदी ए बी एक नदी है, तो यहाँ लिख लेना सबसे पहले तो कि माना ए बी एक नदी है। तो एक नदी के ऊपर एक पुल है ए सी बी, तथा ए सी बी नदी पर स्थित पुल है। अब आगे पढ़ो। एक नदी के ऊपर एक पुल है ए सी बी, नदी के तट के साथ, ये जो पुल है, ये जो नदी का तट ए है और बी है, तो नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री का। अब आगे पढ़ो। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये जो पुल है टोटल, उसकी टोटल लंबाई कितनी है 150 मीटर, और अगर ये बीच का पॉइंट है तो बताओ ये आधी और ये आधी हो जाएगी कि नहीं। यानी अगर ये टोटल 150 है, ए सी बी की टोटल लंबाई 150 है, तो 150 की आधी कितनी हो जाएगी, ये लंबाई कितनी हो जाएगी 150 की आधी हो जाएगी 75 मीटर। और अगर मैं इस सी पॉइंट से लंब डाल दूं इसके ऊपर, तो लंब हमेशा कितने डिग्री का डलता है 90 डिग्री का डलता है। तो अगर मैं इस भुजा के ऊपर ए बी के ऊपर लंब डाल दूं और इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं डी, तो क्या लिखेंगे अब अपन कि ए सी बी नदी के ऊपर एक पुल है, सी
पुल का मध्य बिंदु है, अच्छा एक चीज और बता देना इसमें, तथा ऐसी भी नदी पर स्थित एक पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। अब आगे क्या लिखोगे कि सी पुल का मध्य बिंदु है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 150/2 आधी हो जाएगी, टोटल 150 है, ये बीच का पॉइंट है तो ये 75 और ये भी 75, तो टोटल 150 का ये 75 निकल कर आएगा अपने पास 75 मीटर। समझ में आई ये चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई रेखा है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, अब इसके बीच में कोई पॉइंट है तो ये बीच में है तो ये तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ये भी 5 हो जाएगी, ये क्योंकि ये बीच में है, सेम एज इट इज टोटल 150 है, सी बीच में है तो 150 का आधा आधा ये भी 75 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्लियर है ये चीज़। अब आगे पढ़ो कि यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई कितनी है AB टोटल, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से आप इसको x मान लो, तो ये x है तो ये भी x होगी, क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि ये 75 मीटर और ये 75 मीटर, तो जो ट्रायंगल है अपने पास ACB तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये इसके बराबर, तो त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर ये 75 है ये 75 है तो ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर अगर अपन ने शीर्ष से लंब डाला तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। तो यानी नदी की चौड़ाई अपन क्या मान ले कि माना नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपने पास AB बराबर x प्लस x, यानी कितनी हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी कि नहीं। यानी अपने को x का मान निकालना है और उस x को मान को 2 से गुणा कर दूंगा तो अपने पास नदी की चौड़ाई निकल कर आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना इसको। अब अपने पास AB निकल कर आई 2x मीटर, ये टोटल कितनी निकल कर आ गई 2x मीटर। क्लियर है। अब आगे देखो इसको कि अपने पास ये जो ट्रायंगल है ACAD, ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर एक तो कर्ण काम आ रहा है और एक आधार काम आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री जो दिया हुआ है ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण, तो इसमें क्या क्या काम आ रहा है, एक तो आधार काम आ रहा है और एक कर्ण काम आ रहा है। तो लाल बट्टा कक्का पे आप नजर डालोगे तो आधार और कर्ण किस में काम आता है, आधार और कर्ण काम आता है कोस थीटा के अंदर, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, आधार की वैल्यू कितनी है x। अभी मैं ओनली ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इसको मत ले लेना आप, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन समकोण त्रिभुज की। तो इसमें आप नजर डालोगे ये 75 मीटर और ये x मीटर, तो ये तो है अपने पास कर्ण और ये है अपने पास आधार। तो लाल बट्टा कक्का में देखा अपन ने कि आधार और कर्ण किस में काम आता है कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, आधार की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू 75। ये वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ से। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, समझो डायग्राम को अच्छे से। डायग्राम समझोगे तो आप कोस थीटा साइन थीटा टेन थीटा का इजीली पता लगा लोगे कि मेरे को क्या लगाना है। आपको फिर बोल देता हूँ इन क्वेश्चंस को इतना आसान मत समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 से 4 बार इनको समझो अच्छे से, फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं वापस आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना या व्हाट्सअप पे मुझे आप व्हाट्सअप कर देना। क्लियर है ये चीज़। अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो कोस 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√2 x/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एक काम करो यहाँ पर 75 अपोन में है तो इधर गुणा में आ जाएगा,
यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इस 75 ऊपर आ जाएगा, इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, यानी 75 अपॉन में कितना आ जाएगा, √2। इस नीचे से रूट को हटाने के लिए अपने को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x बराबर आ जाएगा अपने पास 75 √2 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू आई अपने पास 75 √2/2। और अपने पास जो नदी की चौड़ाई थी, ये बी पॉइंट था अपने पास, और ये भी अपने पास x मीटर थी, तो टोटल नदी की लंबाई कितनी थी अपने पास, 2x मीटर। ये देखो नदी की चौड़ाई कितनी थी टोटल, 2x मीटर, यानी x की वैल्यू आ गई, यानी नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, AB कितनी आ जाएगी अपने पास, AB कितनी आ जाएगी, x + x यानी 2x, यानी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 × में x की वैल्यू कितनी आई 75 √2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, AB = कितना आ गया अपने पास 75 √2। आपके आंसर में 75 √2 दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में पता ना चले तो √2 की आप यहाँ वैल्यू पुट कर देना, अपने पास √2 की वैल्यू हो जाएगी 75 × 1.732, और जब आप 75 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 105.050 मीटर। ये किसकी चौड़ाई आ गई अपने पास, नदी की चौड़ाई। कर लोगे ये? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, मेहनत करो, 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को करो अच्छे से। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो 2 खंभे हैं, एक खंभे की तो ऊंचाई है 20 मीटर, दोनों ज़मीन पे होंगे, ये ज़मीन है। एक की ऊंचाई है 20 मीटर और दूसरे की ऊंचाई है 14 मीटर, तो इसको अपन थोड़ा छोटा ले लेते हैं, और ये है 14 मीटर, कुछ दूरी के ऊपर है। एक तार से जुड़े हुए हैं, इनके जो शीर्ष हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा कौन सी आएगी, जो सीधी रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी कि नहीं, ये क्षैतिज रेखा होगी। तो यदि तार इस क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। यानी तार की लंबाई, ये तार था अपने पास, इस तार की लंबाई अपने को x ज्ञात करनी है, ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। डायग्राम समझ में आया? वापस बता देता हूँ। AB अपने पास कोई खंबा है और CD अपने पास दूसरा खंबा है। एक की लंबाई 20 मीटर है, दूसरे की लंबाई 14 मीटर है, तो 20 वाले से 14 मीटर वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ, सीधी रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। क्लियर है ये क्वेश्चन? डायग्राम क्लियर है सबसे पहले। अब आप इसमें ध्यान से समझना कि ये दूरी यहाँ से यहाँ 14 मीटर है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी होगी, 14 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दूरी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एक दूसरे के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहला जो खंबा है ये 90 डिग्री के साथ होगा ज़मीन पे, और दूसरा खंबा भी ज़मीन के साथ 90 डिग्री पे होगा। और जब भी अपन 2 समांतर रेखाओं के बीच में 2 90 डिग्री की रेखाएं खींचे तो वो दोनों आपस में इक्वल होती है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से अपन ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो अगर ये 14 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 14 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी 20 तो ये टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 14 मीटर। 20 मीटर तो ये टोटल है, ये दूरी हो जाएगी अपने पास 14 मीटर। ये दूरी होगी अपने पास 14 मीटर, तो ये बची हुई कितनी आ जाएगी, टोटल 20 है। 20, या ऐसे समझ लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और यहाँ चलते 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 यहाँ पर 20 कदम में पहुँचता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 14 कदम पहुँच गया, तो मेरे को कितने कदम और चलने पड़ेंगे, 6 कदम और चलने पड़ेंगे। भाई यहाँ से यहाँ तक मैं चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 कदम चल गया। अब मेरे को यहाँ पहुँचने के लिए टोटल 20 कदम चाहिए थे, तो 14 तो मैं चल गया, अब कितने और चलने पड़ेंगे, 20 में से 14 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कदम, यानी 6 मीटर और बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं वापस बता देता हूँ, जब भी ऐसी कंडीशन बने कि अपने को ये पूरी AB की लंबाई दे रखी हो और इसको आप नाम दे दो P पॉइंट, अपने
अपने को AB की लंबाई दे रखी है और अपने को PB की लंबाई दे रखी है और अपने को AP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दोगे तो बची हुई आ जाएगी। हमेशा इसको याद रखो, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा बड़ी वाली में से इसको घटा दोगे तो छोटी वाली आ जाएगी। याद रखना, बड़ी वाले में से छोटी वाली को, तो बड़ी वाली तो कितनी है 20, छोटी वाली कितनी है 14, तो 20 में से 14 को घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी बची हुई 6 मीटर। तो यानी AP कितनी आ गई मेरे पास 6 मीटर। अब ये क्षैतिज रेखा के साथ ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये कोण भी 90 डिग्री का है तो ये जो त्रिभुज है APC ये समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। तो अपन देखो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें लिखना कि माना, तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। कि माना AB तथा CD क्रमशः 20 मीटर तथा 14 मीटर लंबाई के दो खंबे हैं। लिख दोगे ये लाइन। उसके बाद आप लिखना कि तार AC क्षैतिज रेखा कौन सी? PC के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री भी अपन ने बता दिया। अब आपको क्या बताना है कि AB अपने को कितनी दे रखी है? AB अपने को कितनी दे रखी है? 20 मीटर। CD अपने को कितनी दे रखी है? 14 मीटर। तो अगर मैं इस AB में से इस PB को घटा दूं तो AP बच जाएगा। बड़ी वाले में से इस छोटी वाली को घटा दूं तो बची हुई आ जाएगी। यानी 20 में से मैंने 14 को घटा दिया तो AP कितनी आ जाएगी? AP अपने पास आ जाएगी 20 माइनस 14। बड़ी वाले में से छोटी वाली को घटा देंगे तो बची हुई AP कितनी आ जाएगी मेरे पास? 6 मीटर। क्लियर है? अब अपन क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन सा है समकोण त्रिभुज? APC में, APC के अंदर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा। यानी AP तो क्या हो जाएगा? लंब। तो यानी एक तो इसमें लंब काम आ रहा है। दूसरा उसने पूछा क्या है अपन से? तार की लंबाई। क्वेश्चन में पूछा ना, देखो तार की लंबाई याद करो। तार की लंबाई किसका काम कर रही है? कण का काम कर रही है। तो यानी एक कण इसमें काम आ रहा है। तो आपको लाल बट्टा कक्का में देखना है कि आपके लंब और कर्ण कौन से में काम आते हैं। लंब और कर्ण साइन थीटा में काम आते हैं। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कब साइन लेना है, कब कोस लेना है, कब टेन लेना है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये 6 मीटर अपने को दी हुई है तो एक तो अपने लंब काम आ रहा है और एक अपने को कर्ण काम आ रहा है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में काम आते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस में ओनली आपका डायग्राम का खेल है। बस डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू लंब की वैल्यू 6 मीटर और कर्ण की वैल्यू x मीटर। और साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2 बराबर 6/x। वजन गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 6 गुणा 2। x को 1 से गुणा कर देंगे बराबर 6 गुणा 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 12 मीटर। यानी तार की लंबाई कितनी आ गई अपने पास? 12 मीटर अपना आंसर। तो देखो इन क्वेश्चन में आपका आंसर लाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जो मेन खेल है वो किसका है? डायग्राम का। आपका डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया, आप पूरी चीज बड़े ही इजीली कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस की आप ऐसी प्रैक्टिस करो 3 से 4 बार 5 बार कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम का पता चल जाए कि हाँ इसमें तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। क्लियर है? मैथमेटिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती मैथमेटिक्स में। जैसे आपके सामाजिक, इंग्लिश, उनमें आपको याद रखने की जरूरत है, चीज़ों को याद करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपका क्वेश्चन अपने आप एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे। इसीलिए मैथमेटिक्स सबसे आसान होता है, कुछ याद ही नहीं रखना होता, कुछ गिनी चुनी फॉर्मूले याद रखने होते हैं बस। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़ो। यदि किसी मीनार के आधार से, तो अपने पास एक मीनार है, तो ए बी अपन एक मीनार मान लेते हैं। इसके आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो ए ज़्यादा है बी से, ए तथा बी दूरी पर, जहाँ पर ए ज़्यादा है तो ए तो ये वाली दूरी हो जाएगी ए, तथा बी दूरी पर बी छोटी है, ए से छोटी है, तो यानी बी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो ये दूरी कितनी दे रखी है? बी। वापस से पढ़ो, देखो। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, जहाँ पर ए ज़्यादा है बी से, तो ए ज़्यादा है तो यानी ए लंबी होगी, बी छोटी है यानी ए से छोटी होगी कौन? बी। इस तरीके से लिख लोगे। दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित ए की सरल रेखा में दोनों पॉइंट हैं, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ सी और इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं डी। तो यानी ए दूरी पर तो है डी पॉइंट और बी दूरी पर है सी पॉइंट। उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं सी और डी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री व 60 डिग्री है। अब देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना अब थोड़ा, कि मैंने 60 डिग्री इसको क्यों नहीं लिया, मैंने 30 इसको लिया, 60 इसको लिया, ऐसा क्यों? मैं इसको 60 और इसको 30 क्यों नहीं ले सकता? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान से समझना कि अगर अपन किसी बिल्डिंग के पास में खड़े हैं, अगर मैं बिल्डिंग से दूर हूं और उस बिल्डिंग के ऊपर एक पानी की टंकी रखी है, अगर उस पानी की टंकी को मैं देख रहा हूं, अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर से हूं तो उस पानी की टंकी को मैं इजीली देख सकता हूं नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास आता जाऊंगा तो वो उस पानी की टंकी को देखने के लिए मेरे को गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं? क्लियर है? या आप ऐसे समझो, कोई पहाड़ है, पहाड़ से अपन बहुत दूर खड़े हैं, तब अपन को पहाड़ की चोटी आसानी से दिखती है, बिल्कुल सीधा देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन पहाड़ के पास में जाएंगे तो चोटी को देखने के लिए अपने को ऊपर की तरफ, गर्दन को, आंखों को और ऊपर की तरफ करना पड़ेगा कि नहीं? तो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे ए पॉइंट को देखना है तो मैं इजीली देख सकता हूँ, यानी मेरे को गर्दन को ज़्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं है। अगर अपन दूर है तो अपन को ये पॉइंट देखने के लिए इजीली देख सकते हैं, यानी कोण कम होगा, यानी आंखों को बस थोड़ा सा ऊपर करो, आपको पहाड़ की चोटी दिख जाएगी। लेकिन अगर आप पहाड़ के पास में चले गए, फिर अगर आपको पहाड़ की चोटी देखनी है तो आपको गर्दन ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेगी। अगर आप इस बिल्डिंग के ज़्यादा पास में आ गए, यहाँ से पास में आ गए, तो आपको आंखों को और ऊपर करना पड़ेगा, तो यानी उन्नयन कोण भी ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? यानी हमेशा ध्यान रखो कि जब भी अपन दूर होंगे किसी भी चीज़ से तो उन्नयन कोण हमेशा कम होगा, और किसी भी चीज़ के अगर अपन पास में चले गए तो उन्नयन कोण हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उससे समझ में आना चाहिए आपको कि जब भी अपन किसी भी बिल्डिंग के दूर होंगे तो दूर वाला कोण तो हमेशा छोटा होगा, और जैसे ही अपन उसके पास आते जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। 30 डिग्री, 31, 32, 33, 34, इस तरीके से यहाँ आते आते वो 60 डिग्री हो गया। अगर अपन पीछे की तरफ चलेंगे तो उन्नयन कोण कम होता जाएगा, पास आते जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो अपन को दो कोण दिए थे, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो आपको तो सोचना ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट क्या करना है कि जो दूर वाला कोण है उसको दे दो 30 डिग्री नाम, और जो पास वाला कोण है उसको दे दो 60 डिग्री नाम। क्लियर है ये चीज़? अब आप देखोगे कि जो बिल्डिंग है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। दूसरा ABD, ये भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। मतलब सर एक त्रिभुज और बन रहा है इसमें, ACD, एक त्रिभुज और है, लेकिन ये त्रिभुज अपन काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्योंकि इसमें ये जो तीन कोण है, तीनों में कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री, लाल बट्टा कक्का अपन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो अपन को इसमें समकोण त्रिभुज देखने हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज कौन से हैं। तो अपन ने नजर डाला तो सर अगर ये 90 डिग्री है तो एक तो ये वाला त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज एक तो समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा त्रिभुज ACD, ये बड़ा वाला, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज होगा ना। देखो ये वाला
मैं गहरा कर देता हूँ इसको। ये वाला जो ट्राइंगल है एक ये समकोण त्रिभुज होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके स्टार्टिंग हो रहे हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, आपके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, जिसके अंदर अपने को दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। दोनों समकोण त्रिभुजों को आप लाल बटा कक्का से सोल्व कर लो, एक दूसरे की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो आराम से देखना इसको। कि सबसे पहले अपने को ये दूरी दी हुई है a मीटर, ये दूरी दी हुई है b मीटर। आपको ये पहचानना है कि इसमें समकोण त्रिभुज कौन से हैं। तो अपन ने सबसे पहले, अच्छा इसकी थ्योरी जरूर लिख देना कि माना AB क्या है, एक मीनार है जिसका आधार क्या है, B बिंदु है, जिसका आधार B है। आधार B से माना A दूरी पर तो कौन स्थित है, A दूरी पर D बिंदु तथा B दूरी पर C बिंदु स्थित है। लिख दोगे ये लाइनें। फिर आप क्या लिखोगे, अब आगे समझो इसको कि सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज पहचानने हैं। तो सबसे पहला समकोण त्रिभुज अपन ने कौन सा पहचाना, ABC। तो सबसे पहले अपन कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो क्या क्या काम आ रहा है। अच्छा उसने पूछा क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई अपन को h ज्ञात करनी है। तो ये भी लिख देना नीचे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये भी लिख दोगे। तो अब आपको त्रिभुज पहचानना है, समकोण त्रिभुज। तो पहला समकोण त्रिभुज है अपने पास ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या क्या काम आ रहा है, एक तो आधार और एक लंब। और आधार और लंब किस में काम आते हैं, लाल बट्टा कक्का में आप देखोगे। तो आधार और लंब किस में काम आते हैं, लंब और आधार किस में काम आते हैं, tan थीटा में। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो त्रिभुज ABC में थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी इसको भूल जाना है, आगे वाले को ABC की बात कर रहे हैं अपन ओनली। तो त्रिभुज ABC में थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 डिग्री। लंब की वैल्यू कितनी है h और आधार की वैल्यू कितनी है b। यानी tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 बराबर h बटे में b। तो इसको नाम दे देंगे अपन 1। अब अपन दूसरा समकोण त्रिभुज उठाएंगे। तो दूसरा समकोण त्रिभुज क्या था अपने पास, ABD। ट्रायंगल ABD में देखो क्या क्या काम आ रहा है। ये वाला कोण 30 डिग्री दिया हुआ था, तो एक तो आधार काम आ रहा है और इस 30 डिग्री के सामने ये लंब होगा। तो आधार और लंब फिर से क्या लग जाएगा, tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर, अच्छा ABD में थीटा की वैल्यू कितनी है, अब इसको भूल जाओ। अपन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ABD की। तो ABD के अंदर देखो आधार और लंब काम आ रहा है, तो tan थीटा लगाएंगे। आधार और लंब मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 30 डिग्री। लंब की वैल्यू h और आधार की वैल्यू a। यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 बराबर h बटे में a। यानी यहाँ से अगर मैं √3 की वैल्यू फाइंड करूँ तो √3, यानी इसको मैं उल्टा कर दूँ तो √3 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। यानी a बटा h के बराबर आ जाएगा कि नहीं। इसको नाम दे दो 2। अब आपके पास एक तो आई पहले त्रिभुज से समीकरण 1, दूसरे त्रिभुज से आई आपके पास समीकरण 2। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ से अपन h की वैल्यू तो डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते थे। आपका जो आंसर दिया हुआ है वो b√3 नहीं दिया हुआ है,
वो आपका आंसर ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए और बी की फॉर्म में फाइंड करने के लिए अपन को जो है दोनों समकोण त्रिभुज लेने पड़ेंगे और दोनों समकोण त्रिभुज से अपने पास दो समीकरण आएंगी। दोनों समीकरणों की वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी एच की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से √3 एच बटा बी के बराबर है और यहाँ भी √3 ए बटा एच के बराबर है। तो 1 व 2 से अपन क्या बोल देंगे कि ये भी √3 की वैल्यू है और ये भी √3 की वैल्यू है। तो ये जो √3 की वैल्यू है ए बटा एच, ये यहाँ पुट कर देंगे। यानी समीकरण 1 में √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बटा एच और बराबर में क्या है, एच बटा बी। या आप ऐसे बोल दो कि 1 व 2 के LHS बराबर हैं तो यानी इनके RHS भी क्या होंगे, बराबर। क्लियर है ये। अब आप अजर गुणा करोगे तो h गुणा h क्या हो जाएगा, h², a गुणा b ए बी, यानी h बराबर क्या आ जाएगा, √AB। ये अपना आंसर। कर लोगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करो, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 8 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ो इसको। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, तो सबसे पहले ये जमीन है, इसके ऊपर 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, 25 मीटर AB। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, शीर्ष यानी ए से, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहां से, तो यानी यहां से अपन पहले तो कहां देखेंगे, सीधा। अब यहां पर एक मीनार है, उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो आप यहां से दिमाग लगाना कि यहां से उन्नयन कोण कब बनेगा, जब अपन ऊपर की तरफ देखेंगे। यानी ये जो मीनार है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है, उन्नयन कोण बोल रहा है, यानी वो पक्का स्तंभ से बड़ी है, तभी तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है वो। तो कोई दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। वापस से पढ़ो कि 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण बोल रहा है, शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है। यानी उन्नयन कोण कब बनता है, जब अपन सीधे से ऊपर देखते हैं। यानी ऊपर कब देखेंगे, जब वो मीनार है वो छोटी होगी किससे, मीनार जो है वो बड़ी होगी किससे, स्तंभ से। क्लियर है ये चीज। तो यानी इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितना है, पाद के अवनमन कोण, और ये जो इसका मीनार है इसके पाद का अवनमन कोण। यानी पहले सीधा देखा तो ये तो हो गया अवनमन कोण, और ऊपर देखा ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। क्लियर है ये चीज। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये मीनार है, मीनार की टोटल ऊंचाई, इस पॉइंट को नाम दे दो A, B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D और इसको नाम दे दो E। अब क्या बोल रहा है, समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई अपन क्या मान ले, h मान ले टोटल। अब अपन EC को तो नाम दे दे x और DE को नाम दे दे y। तो टोटल ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस y के। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि माना AB एक 25 मीटर ऊंचाई का स्तंभ है तथा DC H ऊंचाई की एक मीनार है। अब और क्या लिखोगे, स्तंभ के, जो स्तंभ है इसके शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष तथा पाद के क्रमशः उन्नयन तथा अवनमन कोण बराबर है। ये भी लिखना पड़ेगा कि ये दोनों कोण बराबर है। अब आप क्या लिखोगे कि माना, अच्छा ये तो अपन लिख चुके हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तो जो मीनार की ऊंचाई है h मीटर वो किसके इक्वल हो जाएगी, x प्लस
y के, यानी अपन को अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपन को x की वैल्यू निकाल लें और y की वैल्यू निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे x और y को, तो टोटल मीनार की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं। अब आप यहाँ दिमाग लगाओगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं तो ये दूरी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी टोटल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 25 मीटर है तो ये x की वैल्यू, मतलब AB अगर 25 मीटर है तो CE भी कितनी होगी, 25 मीटर होगी कि नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर हुई क्या, यानी x की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास, 25 मीटर। तो आपको क्या लिखना है कि चूंकि AE जो है वो समांतर है किसके, BC के, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि AB जो है वो बराबर किसके होगी, CE के। और अपन ने CE को कितना माना था, x माना था, तो यानी x बराबर कितना हो गया अपने पास, 25 मीटर हो जाएगा कि नहीं। यानी ये 25 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है तो ये भी 25 मीटर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 25 मीटर। तो ये 25 मीटर आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो ध्यान से देखना इधर, ये y की वैल्यू निकालने के लिए अपन को ये कौन दिया हुआ है, तो क्या अपन ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं क्या। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अगर मेरे को ADE के अंदर ये 90 डिग्री है, ये वाला कौन 90 डिग्री है, तो ADE के अंदर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y के लिए मेरे को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ADE। अगर मैं ADE त्रिभुज के अंदर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों भुजाओं में मुझे एक भुजा की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति क्या बोलती है कि त्रिकोणमिति में अपने को किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए कम से कम एक भुजा और एक कोण दिया हुआ होना चाहिए। तो कोण तो दिया हुआ है, लेकिन क्या इन दोनों में से एक भुजा दी हुई है क्या। तो अगर मैं ये वाली भुजा निकाल लूँ तो मेरे को ये भुजा दे देगा, ये कोण दे देगा, तो अपन दूसरी भुजा निकाल लेंगे क्या। क्लियर है, अपने को y की वैल्यू निकालनी है तो अपने को सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, AE। तो AE की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 90 डिग्री है तो अपन को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, AEC। AEC से अपन सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, AE की। AE की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, AED। AED के अंदर मेरे को AE की वैल्यू पता होगी तो मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, y की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार वापस से समझो कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, x की तो पता चल गई अपने को डायरेक्ट, y की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है तो मेरे को ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज के अंदर मैं y की वैल्यू तभी फाइंड कर सकता हूं जब मेरे को इन दोनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा की लंबाई पता चल जाए। तो मैंने नजर डाली कि मैं AE की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। AE की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन को कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, AEC। क्यों, क्योंकि इसमें ये भुजा दे रखी है, ये कोण दे रखा है, तो अपन AE फाइंड कर सकते हैं। AE फाइंड कर लेंगे तो अपन ADE के अंदर y की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे कि नहीं। तो अब अपन सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको नाम दे देना समीकरण 1, और ये आ गई अपने पास x की वैल्यू। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, AEC में ये कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, इसको आप मान लो Z, कुछ ही मान सकते हो आप इसको, मैं इसको Z मान लेता हूं। इस वाली भुजा को यहां से लेकर यहां तक AE को मैंने Z मान लिया। तो त्रिभुज AEC के अंदर देखो क्या क्या काम आ रहा है, लंब और आधार। और लंब और आधार किस में काम आता है, tan थीटा में, यानी tan थीटा इजिकल्स टू होगा लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर थीटा के सामने वाला लंब, त्रिभुज AEC में थीटा के सामने वाला लंब, यानी ये लंब तो हो जाएगा 25 और जो बचा आधार कितना हो जाएगा Z। इसको नाम दे दो नंबर 2। अब अपन कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, अब अपन त्रिभुज लेंगे ADE। ADE के अंदर अपने को देखो ये थीटा है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो एक तो लंब काम आ रहा है, एक आधार काम आ रहा है, यानी वो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब तो हो जाएगा y और आधार हो जाएगा Z। इसको नाम दे दो नंबर 3। अब आप 2 और 3 में देखोगे ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो अपन ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी
2 व 3 से अपन क्या बोल देंगे कि ये जो tan थीटा की वैल्यू है y बटा जेड यहाँ पर रखें तो y बटा जेड किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर है ना y बटा जेड, तो tan थीटा की जगह अपन y बटा जेड लिख देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 25 बटा जेड, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा जेड, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, जेड से जेड कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25 मीटर। अपने पास x की वैल्यू आ गई थी 25 मीटर, y की वैल्यू भी अपने पास आ गई 25 मीटर, तो अपना ये जो मीनार थी टोटल ऊंचाई उसकी कितनी आ जाएगी, यानी अपने पास DC जो थी, तो DC जो थी h समीकरण 1, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ऊपर अप्लाई कर लेते हैं अपन, यहाँ बता देता हूँ आपको, क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x और y का मान रखेंगे तो x का मान तो कितना आया था 25 और y का मान भी कितना आया 25, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर, ये अपना आंसर। और यही पूछी थी मीनार की ऊंचाई अपन से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्वेश्चन को कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई, तो यहाँ पर सूरज है तो इसकी छाया इधर पड़ रही है, तो ए बी है ऊर्ध्वाधर छड़ और ये बी सी है उसकी छाया, तो माना ए बी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है तथा बी सी उसकी छाया है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई क्या है अपने पास ए बी, और उसकी छाया, छाया क्या है बी सी, उनका अनुपात दे रखा है 1:√3, यानी 1/√3 हो जाएगा कि नहीं। अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी ए बी बटा बी सी, यानी छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई ए बी और उसकी छाया बी सी का अनुपात कितना दे रखा है 1:√3। आगे पढ़ो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो सूर्य का यहाँ से सूरज दिखाई, ये तो छाया है, समझा चुका हूँ मैं ये चीज़। छाया से अपन सी बिंदु से सूरज को देखेंगे तो सूरज का उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना है। तो ए बी तो कितना दे रखा है 1, बी सी कितना दे रखा है √3। तो क्या क्या काम आ रहा है इसमें, थीटा के सामने वाला लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में लगता है tan थीटा में। तो समकोण त्रिभुज, ये जो छड़ है ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ए बी सी कैसा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या काम आ रहा है, थीटा के सामने वाला लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। थीटा अपने को ज्ञात करना है, लंब की वैल्यू है 1 और आधार की वैल्यू है √3, यानी अब यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को उन्नयन कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण यानी थीटा ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इधर भी tan बनाना पड़ेगा ताकि tan से tan कैंसिल आउट हो जाए। तो tan बनाने के लिए tan आप टेबल में नजर डालो, 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 1/√3 अपने पास वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो 1/√3 को मैं क्या tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप चाहो तो रेडियन में चेंज कर लो π/6, या फिर आप थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री भी बोल सकते हो। ये अपना आंसर। रेडियन आपके 11th-12th में आएगा, वहाँ से मुझे थोड़ा ध्यान पड़ गया इसलिए मैंने π/6 बोल दिया। आपको 30 डिग्री याद रखना है, ये अपना आंसर, यानी उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कर लोगे इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कि पहाड़ी के ढलान से, तो एक पहाड़ी है, पहाड़ी कुछ इस तरीके से होती है,
पहाड़ी यूँ चलते हैं अपन और फिर यूँ अपन नीचे की तरफ उतरते हैं। तो अपन ये पहाड़ी पे चढ़ने के लिए एक पहाड़ी के ढलान का, ये पहाड़ी की ढलान है क्षैतिज से 60 डिग्री का। ये क्षैतिज यानी ये जमीन है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री। वापस पढ़ो, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो शिखर तक पहुंचने में, तो ये पहाड़ी का शिखर है, यहाँ तक मान लो पहाड़ी का शिखर है, पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर शिखर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना दूरी तय करनी पड़ती है? 500 मीटर। ये बात समझ में आई? वापस बता देता हूँ, BC जो है वो पहाड़ी की ढलान है जो क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। और उसके शिखर तक पहुंचने में कितनी दूरी अपने को चलनी पड़ती है? 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये शिखर है, तो ये पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं? h। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो आपको लिखोगे क्या सबसे पहले कि माना BC या CB लिख दो। CB पहाड़ी की ढलान है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है, तथा ढलान तथा क्षैतिज के मध्य का कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री है। मध्य का कोण कितना है? 60 डिग्री है। एवं माना पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। तो ये थ्योरी लिख लोगे। ये थ्योरी लिखने के बाद आपको इसमें दिमाग लगाना है। आप खुद भी कर सकते हो कि ये थीटा दे रखा है, तो ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और लंब और कर्ण लाल बट्टा कक्का में आप देखोगे तो लंब और कर्ण किस में काम आ रहा है? लंब और कर्ण साइन थीटा में काम आ रहा है। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। यानी साइन 60 इक्वल्स टू लंब की वैल्यू तो कितनी है? h, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 500। यानी साइन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है? साइन 60 अपने पास होता है √3/2 बराबर h बटा 500। यानी h बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 500 भाग में है, इधर आकर गुणा में, यानी √3/2, और गुणा में को क्या आ जाएगा इसके? 500। 2 से इसको कट करोगे तो बचेगा अपने पास 250। यानी h की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 250√3। यही आपका आंसर दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको आगे और सोल्व कर सकते हो। 250 गुना √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब आप इसको इससे गुना करोगे तो आपके पास आएगा 633 मीटर। ये अपना आंसर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 3 जीरो लगा देना, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। 1732 को 25 से गुना करोगे तो आएगा अपने पास 633 मीटर, और वो अपना आंसर। कर लोगे इन क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको फिर बोल देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अच्छे से मेहनत करो, मन लगाकर 2 बार 3 बार 4 बार इन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करो। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस से भी बहुत आसान है। बस आपको लैंग्वेज, सीधी सीधी लैंग्वेज दी हुई होगी, डायग्राम बनाओ और आप लाल बट्टा कक्का लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को अच्छे से समझ में आए, आगे के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं अच्छे से करूं, तो आप ये जो आज क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं इनको बार बार करो, अच्छे से करो और मेहनत करो। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।